गायत्री पीजी कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में हम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्याय राज्य व्यवस्था संघ सरकार के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम राज्यसभा के गठन से संबंधित सभी प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछली कक्षा में हमने राज्यसभा के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें ये उल्लेख किया था हमने कि हमारी राज्यसभा किस प्रकार का सदन है, किन देशों के उच्च सदन से ये प्रभावित है। हमने ब्रिटेन के संविधान, हमने अमेरिका के संविधान से समझा कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और अमेरिका के सीनेट के समकक्ष हमारा जो राज्यसभा है, ये इसके गठन के संबंधित जो महत्वपूर्ण संविधान सभा में जो चर्चाएं थी उसके संबंध में हमने पिछली कक्षा में डिस्कशन किया था। आज की कक्षा में हम राज्यसभा के जो हमारे संविधान के अंतर्गत जो गठन का प्रावधान है, जो योग्यता है, जो कार्यकाल है, जो चुनाव है, इनके बारे में सब कुछ जो संविधान में उल्लेखित है उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम संविधान के अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में हमारी राज्यसभा के गठन से संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आपको समझना है, मैंने आपको कल बताया था। आर्टिकल 79 है जिसमें हमारी संसद का उल्लेख है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि संघ की संसद होगी जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर उसको निर्माण करेंगे। तो ये 79 है। लेकिन आज जब हम राज्यसभा का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में स्पष्ट तौर से राज्यसभा के गठन से संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्या आप समझ बिल्कुल याद रखना, कई बार बिल्कुल छोटे अति लघुता प्रश्नों में भी पूछा गया है कि राज्यसभा के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आपको स्पष्ट तौर से याद रखना है, वो अनुच्छेद है 80 आर्टिकल 80। इसमें हमारी राज्यसभा के संबंधित सभी गठन से संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। देखिए, राज्यसभा के जो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है, राज्यसभा अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 है। वर्तमान में 245 है। देखो, संविधान में कहा 250 का है, लेकिन वर्तमान में जो संख्या है वो 245 है। अब आप इस बात को समझना है कि 245 है, उसमें से 233 सीटों का चुनाव होता है। 233 सीटों का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, और शेष जो 12 सीटें हैं, 12 सीटों पर जो भी व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है, मनोनीत किए जाते हैं। ये प्राय विज्ञान, कला, साहित्य, खेल जगत, कला जगत से वो सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति हमारी राज्यसभा में 12 सदस्यों के रूप में मनोनीत करते हैं। इसलिए आपको स्पष्ट तौर से ये समझना है कि वर्तमान में हमारी राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 245। अधिकतम सीटों का कितना प्रावधान है? 250। लेकिन है कितनी? 245। और 245 में चुनाव कितने का होता है? 233। 233 सदस्यों के चुनाव होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब आपको ये समझना है कि जो 233 सीटें हैं जिनका चुनाव होता है, उसमें से 229 सीटें हैं राज्यों की। भारत संघ के जो राज्य हैं उनसे 229 सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं, और जो 4 सदस्य हैं वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीपी और पुदुचेरी, दिल्ली एनसीपी और पुदुचेरी की जो सीटें हैं वो कितनी है? 4। इनसे जो सदस्य हमारी राज्यसभा में आते हैं उनका उल्लेख किया गया है। अभी देखो, जम्मू एंड कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया है, तो संभवतः थोड़ा बहुत और परिवर्तन होगा, लेकिन जब भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आपको ये समझना है कि कुल हमारी राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। 245 में से 233 सीटों का चुनाव होता है, 12 सीटों पर मनोनीत किए जाते हैं। अब ये जो मनोनीत किए जाने
इन क्षेत्रों से जो भी अपना उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य किया है उन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं हमारे अपर हाउस अर्थात राज्यसभा, उच्च सदन या फिर आप दूसरा चैम्बर भी कह सकते हो। ठीक है, ये स्पष्ट किया। एक बात और स्पष्ट करनी है कि 229 राज्य से होते हैं, 4 स्टेटें होती है वो हमारे केंद्र शासित या यूटी जिनको कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरी। ये स्पष्ट हुआ। राज्यसभा के 233 जो जिनका चुनाव होता है उन सीटों का। इसके बाद देखिएगा एक प्रश्न और है, हमारे जो संविधान की 4थी अनुसूची है, हमारे संविधान की कुल कितनी अनुसूची है? 12 में से जो 4th अनुसूची है यानी 4th शेड्यूल है, उसमें हमारे सभी राज्यों की राज्यसभा में जो सीटों का जो आवंटन है वो किया गया है। इसलिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि संविधान की जो 4थी अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। अब क्या करता है हमारे यहाँ पर अमेरिका की तरह बिल्कुल सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ पर जो राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा में, वो केवल जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। कहने का तात्पर्य, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है उनको ज़्यादा सीटें मिली है, जिनकी जनसंख्या कम है उनको कम सीटें मिली है। ठीक है, स्पष्ट तौर से आपको समझना है कि भारत में राज्यसभा के सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जनसंख्या पर आधारित है। अमेरिका की तरह सभी राज्यों में चाहे छोटा हो बड़ा हो सबको 2 सीटों का आवंटन होता है अमेरिका में, ऐसा हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ये बात आपको स्पष्ट तौर से समझनी है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है। राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है, कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आपको अच्छे ढंग से याद करना है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैंने आपको बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। क्या है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में 245 तक ही सब कुछ कंप्लीट होते हैं सदस्यों की संख्या। उसमें से 245 में से 233 का चुनाव होता है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और जो मनोनीत किए जाने वाले सदस्य हैं वो प्राय साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल जगत से जुड़े जो महान हस्तियां हैं उनका मनोनीत राष्ट्रपति हमारी राज्यसभा में करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण याद रखने वाला तथ्य ये है कि हमारे संविधान की जो 4थी अनुसूची है, 4th शेड्यूल है, उसमें हमारी राज्यसभा की सीटों का पूरा आवंटन किया गया है। बात कंप्लीट। फिर अगर आपसे ये भी कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि जो राज्यसभा में राज्यों के लिए जो सीटें हैं उसमें से राज्यों की कितनी है और केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी है, तो 229 राज्यों की हैं, 4 हमारी यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश उनकी सीटें हैं। ये हो गया। इसके बाद में अब हम समझते हैं कि हमारी जो राज्यसभा उच्च सदन है उसमें जो सदस्य बनने की जो योग्यता निर्धारित की गई है हमारे संविधान में वो क्या है, तो आप सभी को पता है, पिछली कक्षाओं में पढ़ के भी आए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारी राज्यसभा का सदस्य वही बन सकता है जो भारत का नागरिक। पहली कंपल्सरी अनिवार्यता क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष से कम ना हो। जो भी सदस्य बनना चाहता है राज्यसभा का, उसकी जो आयु है 30 वर्ष से बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। तथा वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, अर्थात वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी भी अथॉरिटीज पे वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर लाभ के पद पर है तो उसको इस्तीफा देना होगा और फिर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। समझ गया? ये हुआ तीसरी। चौथी जो योग्यता है वो ये है कि जो भी प्रत्याशी यानी उम्मीदवार जो है वो दिवालिया विकृत मस्तिष्क वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात कह सकते हैं कि दिवालिया और विकृत मानसिकता या विकृत मस्तिष्क का वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। स्वस्थ मनचित वाला व्यक्ति होना जरूरी है। और भी इसमें ये प्रावधान है कि अगर समय के साथ जरूरत कोई है तो यदि संसद किसी कानून के द्वारा कोई योग्यता निर्धारित कर दे तो वो कर सकती है। बात स्पष्ट हुई? मैंने आपको सबसे पहले क्या स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो वो भारत का नागरिक होगा। उसकी कम से कम 30 वर्ष की आयु होगी। 30 वर्ष से कम आयु वाला राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है, ध्यान रखना। मैं केवल राज्यसभा की बात कर रहा हूँ।
अगली जो है कि वो राज्यसभा में सदस्य बनने से पहले भले ही लाभ के पद पर हो, लेकिन सदस्य बन गया तो फिर लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, अर्थात स्पष्ट कह सकते हैं वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। वह जो प्रत्याशी है वो दिवाले या विकृत मानसिकता वाला न हो, तथा यदि हमारी संसद को उपयुक्त लगे तो वो कोई भी नई योग्यता कानून के द्वारा निर्धारित कर सकती है। तो ये तो है हमारे राज्यसभा के सदस्य की योग्यता, कि ये योग्यता अगर पूर्ण करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। स्पष्ट हुआ? अगला समझते हैं कार्यकाल, कितना कार्यकाल है। तो सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। हमारी जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग होती है, राज्यों की जो विधानसभाएं भंग होती हैं, हमारी जो स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां हैं वो भंग होती है, लेकिन कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती है। स्पष्ट ढंग से ये समझ लेना, कभी कंफ्यूजन मत रखना कि भारत का एकमात्र संसद का एकमात्र सदन राज्यसभा है, वो कभी भी भंग नहीं होता है। और इसका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का होगा। 6 वर्ष का कार्यकाल है, 6 ईयर। हमारे यहाँ पर लोकसभा का 5 वर्ष है, विधानसभा का 5 वर्ष है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए है, लेकिन हमारी जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। स्पष्ट तौर से इसे राष्ट्रपति कभी भंग नहीं कर सकते, तथा इसके जो सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होंगे, और प्रति 2 वर्ष के बाद जो सेवानिवृत्त होंगे वो कितने होंगे? 1/3 सदस्य, यानी जितने जो संख्या है, जितने पद खाली हो रहे हैं उसके 1/3 सदस्य वो सेवानिवृत्त होंगे। जितने सेवानिवृत्त होंगे उतने ही नए सदस्य चुनकर वापस आ जाएंगे। इसका तात्पर्य हुआ कि जितनी संख्या है उतनी बनी ही रहेगी। प्रति 2 वर्ष के बाद में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे और 1/3 सदस्य नए चुनकर आ जाएंगे, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इससे मतलब आप समझिए कि प्रति 2 वर्ष के बाद में जो भी नए सदस्य आएंगे और रिटायर्ड होंगे तो ये सर्कुलर चलता रहेगा। यह सदन कभी भी खाली नहीं होगा, यह सदन कभी भी भंग नहीं होगा। ये बात आपको स्पष्ट समझनी है। राज्यसभा के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई भी आपको भ्रम नहीं पालना है, न रखना है। बात स्पष्ट हुई। मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि भारत का जो राज्यसभा है वो बिल्कुल स्थायी सदन है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, और प्रति 2 वर्ष के बाद में इसके 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो उतने ही चुनाव के द्वारा नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितने रिटायर्ड हुए उतने ही नए वापस आ जाते हैं, तो ये तो खाली हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। लेकिन एक बात स्पष्ट और समझनी है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। आप समझ सकते हो, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। तो ये 2 वर्ष नहीं होते हैं, ये तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। जितने सेवानिवृत्त होंगे उतने नए सदस्य वापस मनोनीत कर लेंगे। स्पष्ट हुआ? तो ये तो हमने समझा उनके कार्यकाल के बारे में। अब देखते हैं कि हमारी राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं। पदाधिकारी कौन होते हैं? कौन होता है हमारी राज्यसभा का सभापति? कौन होता है हमारी राज्यसभा का उपसभापति? ये बात आपको स्पष्ट तौर से समझनी है। देखिए, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, अब देखो बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट तौर से इस बात को समझना। अमेरिका का जो वहाँ की जो अमेरिकी कांग्रेस का सदन है सीनेट के जो हेड हैं वो होते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति। यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति को वेतन इसी आधार पर दिया जाता है कि वो वहाँ के सीनेट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ के सीनेट के वो हेड है। आई बात समझ में? उसी प्रकार से हमारी राज्यसभा है, हमारे जो उपराष्ट्रपति है भारत के, वो हमारी राज्यसभा के सीनेट के समकक्ष। जिस प्रकार से अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट वहाँ के सीनेट के हेड हैं, उसी प्रकार से हमारा भारत का उपराष्ट्रपति भी हमारी राज्यसभा का पदेन सभापति है। ये हमने हूबहू वहाँ से ये अडॉप्ट किया है, वहाँ से ये व्यवस्था को स्वीकार किया है। इस बात को आपको स्पष्ट तौर पे समझनी है। क्या मैंने बताया कि अमेरिकी सीनेट की तरह हमारे राज्यसभा का जो सभापति होता है, पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पास सामान्यकालीन
जो कार्य शक्तियाँ हैं वो केवल एक सभापति के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हैं, भूमिका अदा करते हैं। इसमें राज्यसभा के सभापतित्व के तौर पर, ये बात आपको समझनी है। तो देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 89(1) 89(1) में स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति निर्वाचित करती है। देखो, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो हमारी राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, लेकिन जो उपसभापति होते हैं वो हमारे राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं वो सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति को निर्वाचित करते हैं, अर्थात अपने में से ही किसी एक सदस्य को उपराष्ट्रपति के पद पर उपसभापति के तौर पर निर्वाचित करते हैं। ये बात आपको स्पष्ट तौर पे समझनी है। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति किसका होता है? राज्यसभा का। लेकिन हर समय उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, संसद का सत्र चल रहा है, तो फिर उपसभापति की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उपसभापति के लिए जो हमारी राज्यसभा के सदस्य हैं वो सदस्य आपस में मिलकर किसी एक सदस्य को निर्वाचित कर देते हैं और वो कहलाता है उपसभापति राज्यसभा का। ठीक है। दूसरी बात ये समझनी है कि राज्यसभा में सभापति उपसभापति को भारत की संचित निधि में से वेतन दिया जाता है। भारत की जो संचित निधि है उसमें से वेतन दिया जाएगा। उपसभापति का स्थान यदि रिक्त हो तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को अपने कर्तव्य का पालन के लिए नियुक्त कर सकते हैं। देखो, अगर उपसभापति का स्थान खाली है, उपसभापति अभी तक नहीं बनाए गए, निर्वाचित नहीं हुए हैं, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी भी सदस्य को उसका कर्तव्य पालन करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं और उसको पीठासीन अधिकारी तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। दूसरा, आपको ये भी समझना है कि राज्यसभा की ये अपनी जो संचालन के लिए जो गणपूर्ति की आवश्यकता होती है वो होती है सदन की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना। अर्थात कह सकते हैं कि हमारी जो राज्यसभा है, राज्यसभा के कार्य संचालन के लिए जो गणपूर्ति की न्यूनतम आवश्यकता है, बाध्यता है, वो कुल संख्या का 1/10 यानी कम से कम 25 लोगों की आवश्यकता तो पड़ेगी। आई बात समझ में? तब हमारी राज्यसभा अपनी कार्य संचालन कर सकती है। इससे कम सदस्य संख्या होने पर हमारी राज्यसभा के संचालन नहीं होगी। वो उस दिन का जो सेशन है वो एडजॉर्न हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। ये बात आपको स्पष्ट समझनी है। तो ये आप यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 गणपूर्ति के लिए इतने सदस्यों का होना जरूरी है। और अगर संख्या इससे कम है तो सभापति सदन को स्थगित कर सकते हैं। आई बात समझ में स्पष्ट हुआ? अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उसी प्रकार में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के लगभग समकक्ष दोनों को माना जाता है। तो ये हमने समझा हमारे राज्यसभा के गठन, सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल, इनके बारे में। अब देखिए, चुनाव के संबंध में प्रावधानों को समझ लेते हैं कि चुनाव हमारे राज्यसभा के किस प्रकार से होते हैं। आप समझ देखिए, राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होते हैं।